नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का 4th चैप्टर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं। उसके पहले हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि सर कोटि क्या होती है, अणुकता क्या होती है, वेग की इक्वेशन भी हमने पढ़ी हुई है, वेग के बारे में जान लिया है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे पहले डेरिवेशन की, जो कि आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, समाकलित वेग समीकरण है यहाँ पे, उसको हम देखने वाले हैं प्रथम कोटि की। चलो जी, प्रथम कोटि की यदि हम बात करते हैं तो सर कोटि की बात हमने पहले कर ली थी। कोटि का मतलब क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से अणुकता का मतलब भी समझ लिया था। तो देखिएगा, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घातांक पर निर्भर करता है। चलो जी, प्रथम कोटि मतलब प्रथम मतलब एक, ठीक है, यानी कि जो घातांक होगी वो कितनी होगी, एक होगी। अच्छा मुझे बताओ, जो घातांक हम वहाँ पे लगाते हैं, जो वेग के समीकरण में जो घातांक लगाते हैं वो कहाँ से लगाते हैं? तो आप बोलोगे सर जो यहाँ पे अभिकारकों के आगे जो कोफिशिएंट होता है, यानी कि जो मोल की संख्या होती है, यानी कि मोल की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक। अच्छा, इसके आर के आगे कुछ भी नहीं लिखा मैंने, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मैंने आर का एक मोल लिया है, ठीक है, रिएक्टेंट, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट। चलो जी, पर निर्भर करती है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। ये एक मैंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया यहाँ पे ले ली। अब यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि सर जो यहाँ पे रिएक्टेंट है वो क्या बन रहा है, यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, यानी क्रियाकारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित होते हुए जा रहा है। अब मैंने पहले ही बताया था कि इसकी भाई सांद्रता में कमी आती है और इसकी वेग को जब भी लिखा जाता है तो हम क्या लिखते हैं, -dr/dt, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन सबको पता ही है, उससे क्या होता है, वेग समानुपाती होता है किसके, यहाँ पे आर के, यानी कि यहाँ पे क्या है, आर है। अच्छा, इसकी पावर कितनी आएगी, 1 आएगी, 1 लिखो मत लिखो एक ही बात है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा के वाला। अच्छा जी, यानी कि आपको पता चल रहा है कि सर ये भी क्या है, वेग है, और ये भी क्या है, वेग है। ये हमने LMS से निकाला है, ये हमें यहाँ पे स्टार्टिंग से ही पता है, ठीक है। चलो जी, अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा, क्योंकि दोनों ही के दोनों यहाँ पे क्या है, वेग हैं। अब आपको एक बात यहाँ पे ध्यान से समझनी है कि सर के क्या है। के की यदि हम बात करें तो के क्या है, अभिक्रिया का वेग नियतांक, अभिक्रिया का वेग नियतांक। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपके मैथ्स काम आएगी। मैथ्स में आपने समाकलन पढ़ा होगा, मैथ्स में आपने समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन का थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज़ लूँगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सर इंटीग्रेशन तो हमें आता ही नहीं है, ठीक है, अभी तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। भाई अभी नहीं पढ़ाया गया है तो आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था, ठीक है, याद है कि नहीं है, फिजिक्स में तो आया था स्टार्टिंग में, तो ये तो बेसिक चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। और जब भी एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे ऐसा तो है नहीं ना कि यार मैथ्स के ओनली 5 चैप्टर करके जा रहे हो, नहीं ना, पूरी बुक करके जाओगे तो समाकलन आपको आता ही है। बट फिर भी जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पे बात की समाकलन की, तो समाकलन में हम क्या करते हैं कि सर ए की साइड पर होनी चाहिए भाई भाई, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है कि सर यहाँ पे इस वाली जगह पर हम देखते थे तो यहाँ पर तो dr यहाँ पर था और यहाँ पर r यहाँ पर है, तो dt को तो आप उधर ले जाओ और जो r है उसको नीचे लेकर के आ जाओ, और इसके क्या लगा दो, कोष्टक हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, मोड लगा दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, -dr/r, और यहाँ पे क्या आ गया, k dt। अब इसका मैं क्या करने वाला हूँ, इसका मैं समाकलन करूँगा। समाकलन का साइन क्या होता है, तो ये लो, s को थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है। अच्छा, माइनस मैंने बाहर ले लिया, अंदर का आपको जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, जो मान लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही है। अच्छा, जो k है वो क्या है, तो आप बोलेंगे नियतांक है। अब यदि मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करता हूं कहीं पे भी किसी भी इसमें 2x dx लिखा हुआ है तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और ये सिर्फ कितना हो जाता है, x dx हो जाता है। अब यदि k कांस्टेंट है तो k को तो बाहर ले लेंगे, ठीक है, अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन dt। और आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए सर, यदि यहाँ पे dt का मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, dt का यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो वो क्या देगा, तो आप बोलेंगे सर ये t देता है और यहाँ पे एक साथ में कांस्टेंट भी बचता है। लेकिन आपको पता है कि सर ये जो है ना, ये तो क्या देगा यहाँ पे t, ये तो क्या देने वाला है, t + c देने वाला है। लेकिन सर बाहर जो है ना एक कांस्टेंट और बचा हुआ है, क्या वो k, तो उसको k को मैं क्या करूँगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा kt + kc, और kc को मैं अलग ही ले लूँगा, यानी c तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो kc लिखो, c लिखो, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला काम तो इधर हो गया।
सी कांस्टेंट है, अब वो के टी प्लस सी हो या फिर कुछ सॉरी के सी प्लस सी हो या फिर सी हो, कोई मतलब ही नहीं है, या फिर के सी हो, कोई मतलब ही नहीं है। सी तो कांस्टेंट है, उतना काम भी नहीं आने वाला है। अच्छा, अब बात आती है इस वाले पोर्शन की, यहां पे देखना है यार थोड़ी इस चीज को। इंटीग्रेशन डी आर, या फिर ऐसे समझ लो, इंटीग्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है 1/x और ऊपर लिखा हुआ है dx, ठीक है। तो ये मान आपको याद रखना है। यदि हम इसकी बात करते हैं, यदि मैं 1/x का यदि इंटीग्रेशन करता हूं तो हमेशा कितना होता है, वो होता है log of x, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर साथ में कांस्टेंट भी आएगा क्योंकि लिमिट लगी हुई नहीं है। साथ में कांस्टेंट भी आएगा क्योंकि लिमिट यहां पे लगी हुई नहीं है। अच्छा, आप एक चीज को देखो ध्यान से, यदि मैं इस कांस्टेंट को मान लीजिए यहां पे कोई कांस्टेंट आ गया, ये वाला, इसको यदि मैं सोल्व करना चाहूं तो ध्यान से देखना, पिछली वाली इक्वेशन जो है उसको मैं दोबारा सोल्व कर रहा हूं। इधर कितना लिखा हुआ था, -dr -dr/r लिखा हुआ है। अच्छा, इधर कितना लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर इधर कितना लिखा हुआ है, k बाहर ले लिया dt, ठीक है। अच्छा, इधर देखना भाई, यदि मैं इसको देखना चाहूँ तो आपको पता है कि सर यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये कितना आएगा, -log e और ये यहाँ पे r, ठीक है। सर साथ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, a मान लो, साथ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे किया है। अच्छा, इधर देखेंगे इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, यहाँ पे k t प्लस सी आएगा अंदर, t प्लस सी। अब सिर्फ कांस्टेंट की जो कांस्टेंट वाली चीज़ें हैं ना उनको देखना आप। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a है, ठीक है। इसको एक काम करो, c मत मान करके इसको कितना मान लो, कुछ और मान लो, इसको b मान लो, इधर a माना इधर b मान लो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जो a है और इधर कितना बनेगा, kt प्लस kb। अच्छा, आप एक बात बताओ, a भी कांस्टेंट है, kb भी कांस्टेंट है, यदि मैं a को उधर लेकर के चला जाता हूं तो ये कितना बन जाएगा, kb माइनस a, और इसको मैं अब क्या बोल दूंगा, पूरे को साथ में c बोल दूंगा। क्या इतनी बात से राजी हो क्या? बिल्कुल सही बात है। और ये जो इधर लिखा हुआ है वो तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, -log e r बराबर kt प्लस c। क्यों? क्योंकि मैंने जो c है वहां पे उसको क्या ले रखा है, kb माइनस a ले रखा है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, दोनों को यदि मैं माइनस करता हूं तो मैंने कोई तीसरा कांस्टेंट ले लिया सिंगल, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, है ना, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए। क्यों? क्योंकि kb माइनस यहाँ पे a को लेकर के चलूंगा तो शायद ये बहुत ही टफ हो जाएगा, ठीक है। टफ तो नहीं होगा बट एक कन्फ्यूजन दिमाग में चलता रहेगा। चलो जी, यानी कि हमारे पास में जो यहाँ पे फाइनल जो आया है ना वो कितना आया है, तो आप बोलेंगे सर -log e r kt प्लस c। अच्छा, यहाँ गलती से 10 मत लिख देना, अभी गलती से भी 10 मत लिख देना, क्योंकि वो log e होता है और 10 लिखते हैं तो यहाँ पे तो थोड़ा सा अलग यहाँ पे माहौल होगा। कैसे, ध्यान से समझना। अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपका जो ये आया था ना ये तो आपको पता ही है। अब मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, देखना c क्या है, यहाँ पे समाकलन स्थिरांक हो गया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे अभिक्रिया के प्रारंभ में, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अभिक्रिया के प्रारंभ में। अभिक्रिया क्या चल रही थी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था प्रारंभ में, तो यानी कि t बराबर 0 ही रहेगा, t बराबर 0 ही रहेगा। और जो r है उसका मान कितना है, r0 है। लेकिन यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे किसकी, c के मान की, t बराबर तो 0 हो गया और r का जो मान है वो कितना हो गया, यहाँ पे r0 हो गया, t बराबर 0 हो गया, r बराबर r0 हो गया। अच्छा, एक चीज देखो, यदि मैं t बराबर 0 इसमें डाल देता हूं तो ये तो कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और ये इधर कितना आ जाएगा, -log r की जगह r0 डाल दो तो ये यहाँ पे c का मान निकल करके आ जाएगा। तो c का मान कितना निकल करके आ गया, -log e r0। देख लो भाई, जो अभी मैंने इक्वेशन यहाँ पे प्राप्त की थी उसमें मैंने क्या किया है, t का मान तो 0 डाल दिया, इक्वेशन की स्टार्टिंग में मैंने t का मान 0 डाला है क्योंकि इक्वेशन स्टार्टिंग है t बराबर 0 समय पर, और वहाँ पे r बराबर कितना ले लिया मैंने, r0 ले लिया। और जैसे मैं इन दोनों को वैल्यू को, ये वाली वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यू को यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ, यानी कि r की t की वैल्यू को यहाँ पे रखता हूँ तो c की वैल्यू कितनी आती है, -log e r0। अब आप मुझे बताओ t बराबर कितना है,
0 है, ठीक है। अच्छा R बराबर कितना है, R0 है, तो C बराबर कितना निकल करके आया है यहाँ पे, माइनस ऑफ log ऑफ E R0 यहाँ पे निकल करके आ गया। अच्छा जी, अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। C के मान की हम बात कर रहे हैं। अब C का मान मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसका मान नहीं लिखूंगा, यहाँ पे T का मान को छोड़ो, यहाँ पे मैं C का मान रख रहा हूँ, किसमें, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 कौन सी है, ये वाली। समीकरण नंबर 1 कौन सी है, ये वाली। यदि मैं यहाँ पे C का मान रखता हूँ तो आपको क्या पता है कि सर माइनस ऑफ log ऑफ E R तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी कि सर माइनस ऑफ log ऑफ E R तो आएगा ही आएगा। और साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा कि सर जो C का मान है वो कितना लिखा है आपने यहाँ पे, C का मान कितना है, माइनस ऑफ log ऑफ E R0। अच्छा इसको सोल्व करके बता देता हूँ, इधर देखना थोड़ा ध्यान से, कंफ्यूज मत होना बस यार ना। देखो भाई कितना लिखा हुआ था यहाँ पे, अगला एक और पेज लगा लेते हैं। माइनस ऑफ log ऑफ E R0 बराबर C, और यहाँ पे कितना था, माइनस ऑफ log ऑफ E R, माइनस ऑफ log ऑफ E R बराबर KT प्लस C। अच्छा C का मान कितना रखना है मुझे, तो आप बोलेंगे सर माइनस ऑफ log ऑफ E R0, तो ये तो वैसा का वैसा, KT वैसा का वैसा, माइनस ऑफ log ऑफ E R0, ठीक है। अच्छा इसको इधर लेकर के चला जाऊं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाली को आगे लिख लो, log ऑफ E R0 माइनस ऑफ log ऑफ E R बराबर KT, ठीक है। T बराबर 0 मत डालना, सिर्फ मैं C का मान रख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा आपको पता है log की प्रॉपर्टी log M माइनस log N क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये कितना होता है, log ऑफ M बाई N। देखना log M माइनस log N बराबर होता है log ऑफ M बाई N। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो जी इसको मैं मिटा रहा हूँ, प्रॉपर्टी को देख लेना आप फिर से। चलो जी अब देखो, इधर वाली जो वैल्यू है वो तो ये हो गई, ये डब्बा लगा लो यहाँ पे। अच्छा इधर क्या है, KT है, इधर क्या है, KT है। अब एक और चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, log E है, लेकिन मुझे E पसंद नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे बचपन से क्या देखा है, बचपन से मैंने क्या देखा है, log के नीचे 10 ही देखा है। तो आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो log E होता है वो कितना होता है, 2.303 log 10। यानी कि जहाँ पे log E आ रहा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.303 log 10, और ये कितना रहेगा ऊपर R0, नीचे कितना रहेगा R, इधर क्या आ गया KT, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पे KT का जो मान है वो यही नहीं मिल गया क्या, एक बार चेक कर लेंगे। KT बराबर कितना आ गया, 2.303 log ऑफ 10 R0 अपॉन R, यहाँ पे किसका मान आ गया, KT का मान आ गया। अच्छा जी अब K का मान मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे K का मान यदि मुझे निकालना है तो मैं T को नीचे भेज दूंगा, T इसके नीचे जाएगा, उसके नीचे मत भेज देना, log अलग ही फंक्शन होता है। 2.303 अपॉन T, 2.303 अपॉन T कर लेना यहाँ पे, log ऑफ 10 R0 अपॉन R, ये यहाँ पे आ चुका है। और भाई यही तो क्या है, यहाँ पे K का मान हो गया, ठीक है। यह प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण कहलाती है, जहाँ पे T बराबर क्या हो जाएगा, अब K हो T हो, K का मान पूछता है T को नीचे भेज दो, T का मान पूछता है K को नीचे भेज दो, बात एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो T का मान मुझे यहाँ पे ये वाला प्राप्त हो गया। क्या इतनी बात से राजी हो गया, बढ़ जाऊँ आगे, ठीक है। सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं, इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। दोबारा नहीं समझाऊंगा, वीडियो को दोबारा से देखना, आराम से समझ में आएगा। और यदि साथ साथ में अच्छे से देख रहे होंगे, मन इधर उधर भ्रमित नहीं हो रहा होगा, तो आराम से समझ चुके होंगे। चलो जी अब बात करते हैं यहाँ पे इसके आरेखीय निरूपण की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के आरेखीय निरूपण की। आपको पता है कि समीकरण नंबर 2 को यदि मैं देखता हूं, समीकरण नंबर 2 बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है। तो वो कितना नजर आया था मुझे, तो आप बोलेंगे KT log ऑफ E, log ऑफ E करना यहाँ पे, log ऑफ E R0 अपॉन R। सर दूसरी कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, दूसरी
ये वाली के टी इक्वल टू, ये मतलब रात को उठ के भी पूछो ना तब भी याद आनी चाहिए, ठीक है। फ़ोन करूँगा मैं तुम्हें रात में उठ करके, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, के टी इक्वल टू log ऑफ ई आर नॉट अपॉन आर, के टी log ऑफ ई आर नॉट अपॉन आर। दोबारा से पढ़ो, के टी इक्वल टू log ऑफ ई आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं इसको देखता हूँ ना, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है मुझे। यदि मैं यहाँ पे ग्राफ इसका बनाना चाहूँगा तो ग्राफ किस प्रकार से बनाऊँगा, यदि मैं यहाँ पे log ई को, यदि मैं यहाँ पे log ई आर नोट अपॉन आर को, ये पूरा का पूरा log ई आर नोट अपॉन आर को मैं यदि y एक्सेस पे ले लेता हूँ, ठीक है, यदि मैं log ऑफ ई आर नोट अपॉन आर को y एक्सेस पे ले लेता हूँ और यहाँ पे समय को मैं x एक्सेस पे ले लेता हूँ, तो आपको पता है सरल रेखा की समीकरण क्या होती है, mx प्लस सी। तो यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होगी। इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पे बिल्कुल मूल बिंदु से गुजरेगा, ऊपर से नहीं रहेगा, नीचे भी नहीं रहेगा। यदि c का वैल्यू फ्लक्चुएट करता तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बनता, ठीक है, यदि मूल बिंदु इस वाली जगह पे होता तो आप देखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से यदि कंपेयर करता हूँ तो y का मान कितना है, log ऑफ ई आर नॉट अपॉन आर। अच्छा, x का मान कितना है, t है, तो जो यहाँ पे ढाल है, यानी कि जो यहाँ पे रेखा, सरल रेखा है, उसकी ढाल कितनी आ जाएगी कंपेयर करने पे, k यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि जो स्लोप है हमारी वो कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो स्लोप का मान है वो k आ चुका है। तो इस समीकरण से हम देखते हैं यह एक सरल रेखा की समीकरण है जिसमें log ई आर नोट अपॉन आर वो t के मध्य आरेख खींचा गया है, जो कि एक सरल रेखा हमें प्राप्त होता है। r जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरती है तथा जिसका ढाल कितना है, k के बराबर है। अच्छा सर एक बात बताओ, अब ये बात तो हमने कर ली, लेकिन जो यहाँ पे हमने ये तो log ई की बात की थी, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस वाले समीकरण को लेके, 3 को लेकर के, तो इससे निकालूं तो बात तो एक ही रहेगी। बस यहाँ पे आपने क्या किया कि जो log ई है उसको किस में परिवर्तित कर दिया, log 10 में परिवर्तित कर दिया। फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखना, ये वाली समीकरण मैंने इस प्रकार से लिख ली, ठीक है, तो वापस से मैं कम थोड़ी हूँ, मैं वही काम करूँगा, इसको मैं y मान लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे जो 2.303 है ना उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे KT के नीचे भेज दूंगा। मैंने क्या किया, जो 2.303 है उसको मैं KT के नीचे भेज दूंगा, और यहाँ पे ये तो चेंज मेरे को करना ही नहीं है, यहाँ पे log 10 लिखो यार, अब इसको log 10 लिख लो, ठीक है, ये log 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे y एक्सिस पे हो गया, और वापस से मैंने ये जो यहाँ पे t लिखा हुआ था उसको कितना मान लिया, x मान लिया, t को कितना मान लिया मैंने यहाँ पे, x मान लिया। तो जो ढाल है m है उसकी वैल्यू अब क्या चेंज नहीं हो जाएगी क्या, अब 2.303। अरे भाई चेंज बिल्कुल भी नहीं हुई, चेंज तो हो ही नहीं सकती क्योंकि प्रथम कोटि की तो है। सर यदि यहाँ पे आप बात करते थे तो यहाँ पे k के बराबर आता था, लेकिन यहाँ पे तो 2.303 भी आ गया। तो आप एक और बात देखो, यहाँ पे log e था, यहाँ पे कितना है 10 है, तो कुछ तो परिवर्तन होगा ना, बातें दोनों बराबर है। बस मैंने log e को log 10 में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार से जो k का मान है वो भी यहाँ पे क्या आ गया, k अपॉन 2.303 यहाँ पे आ गया, ठीक है। सरल रेखाएं प्राप्त हो रही है, कुछ भी अलग नहीं है। बस यहाँ पे क्या हुआ था, फिर से समझ लो, यहाँ पे जब हमने बात की थी इस वाले में, तो यहाँ पे हमने log e लिया था, वहाँ पे हमने क्या लिया है, log 10 लिया है। इस प्रकार से यहाँ पे m का मान k आता था और वहाँ पे अपॉन 2.303 और लग गया, ठीक है। चलो जी, ये भी एक सरल रेखा के समीकरण है जिसमें ये जो है और ये t है, इसके मध्य एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है और इसकी ढाल ये वाली है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसकी सिर्फ ढाल याद रखनी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, k अपॉन 2.303 यदि मैं log 10 में वैल्यू ले रहा हूँ तो, ठीक है। अच्छा जी, और जो ये डेरिवेशन है ना, कहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के पूरा, ये आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही अच्छे मार्जिन पे, बहुत ही अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या करना है, आपको समाकलित वेग समीकरण निकालना है, ठीक है, और उसका आलेखीय निरूपण भी करना है। तो आपको जितना मैंने ये भी आज कराया है ना, पूरा का पूरा करना है भाई, ठीक है। क्लियर इतनी बात।
तो अब बढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो अब बढ़ेंगे अगली क्लास में अर्ध आयु के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में समय अंतराल के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।